सौतेली माँ और जादुई चप्पल। मौत के बिस्तर पर पड़ी उस लाचार माँ की आंखें बार बार अपनी 2 साल की बेटी को ही देख रही थी। अनिल अपनी बेटी को गोद में लिए बबीता के पास बैठा था। चंचल उछलकर अपनी माँ की गोदी में चली जाना चाहती थी। सुनो जी, जब मैं मिट्टी में मिल जाऊं तो तुम मेरी बच्ची का ख्याल रखना। बबीता को हिम्मत हारता देखकर अनिल की आंखों में आंसू भर आते हैं। ऐसा न कहो बबीता, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बबीता फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ देर बाद बबीता की मौत हो जाती है, जिसके बाद अनिल एक माँ की तरह चंचल का खूब ख्याल रखता है, मगर उस नन्ही बच्ची की नजर तो माँ का आंचल खोज रही थी। तभी एक दिन पड़ोस में रहने वाली कौशल्या अनिल के घर आती है। अनिल बेटा, अगर तू घर बैठ जाएगा, कमाएगा धमाएगा नहीं तो कहाँ से लाएगा अपनी बिटिया के दूध पानी के पैसे? अरे दूसरी अम्मा ले आ चंचल के लिए। नहीं चाची, मैं अपनी बेटी के लिए सौतेली माँ हरगिज नहीं लाना चाहता। जब सतयुग में कई राम की ना हो सकी तो इस घोर कलयुग में तो बात ही अलग है। मगर अनिल, जरूरी नहीं कि हर सौतेली माँ कैकेयी निकले, वो कौशल्या भी तो हो सकती है ना। मेरी बात मान जा बेटा। कौशल्या के समझाने पर अनिल के मन में बसी सौतेली माँ की बुरी छवि धुल जाती है और वह रूबी नाम की महिला से दूसरी शादी कर लेता है। मगर पहली ही नजर में चंचल रूबी को फांस के जैसे चुभने लगती है। हर दिन अनिल के घर की चौखट पार करते ही रूबी उस मासूम पर बहुत जुल्म ढाती। कभी बेचारी बच्ची को दूध पर आफत कर देती तो कभी कई घंटे खटिए पर रस्सी से बांध कर चिलचिलाती धूप में छोड़ देती। इस सब के बीच बेचारी बच्ची सिसकते सिसकते भूखे प्यासे सो जाती। पता नहीं ये मनूस किस मिट्टी की बनी है। हर पैतरा आजमा कर देख लिया, फिर भी मरजानी मरने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। इस बीच रूबी एक बेटे को जन्म देती है। उसका सारा ध्यान अपने ही बेटे पर बटा रहता। एक दिन अनिल रूबी से कहता है, अरे रूबी, मेरे पीछे तुमने चंचल को पोलियो के सभी टीके लगवाए तो थे ना? अनिल के पूछने पर रूबी हिचकिचाते हुए हामी भरती है। हाँ। चंचल 5 साल की हो गई है, मगर इसके पांव टेढ़े मेढ़े क्यों हैं? अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम्हारी बेटी के टेढ़े मेढ़े पांव मेरी वजह से हुए हों। आफत कहीं। रूबी के शब्दों में उभरा सौतेलापन अनिल को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और आखिरकार इस चिंता ने बेचारे बाप को चिता पर ला पहुंचाया, जिसके बाद रूबी का सौतेलापन चंचल पर और ज्यादा हद तक बढ़ता चला गया। उस सुबह जब चंचल स्कूल बस्ता टांगे जैसे ही स्कूल जाने के लिए बढ़ती है, उसकी सौतेली माँ उसे आगे से घेर कर गुस्से से घूरते हुए बोलती है, अरे ओ लड़की, कहाँ जा रही है तू? माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। आज से तू स्कूल नहीं जाएगी। ये सुनकर चंचल की आंखों में आंसू भर आए और वह रोते हुए रूबी से बोली, मगर मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती माँ? आप प्रिंस को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती है, कम से कम मुझे सरकारी स्कूल में ही पढ़ने दीजिए। मुझसे ये हक मत छीनिए माँ। इस पर रूबी चंचल को एक जोरदार थप्पड़ मारकर जोर जोर से उसके बाल खींचने लगती है। तेरी ये मजाल, तुम मेरे बेटे की बराबरी करे, अनाथ कहीं की। चुपचाप अंदर चल और काम पर लग जा, वरना दाने दाने पर आफत कर दूंगी तुझे। चंचल के पास कोई चारा नहीं था सिवाय अपनी सौतेली माँ की बात मानने के, क्योंकि रूबी ने उसके छोटे से मन की छत छीन जाने के डर से भर दिया था। चंचल चुपचाप रसोई घर का रुख कर लेती है, जहाँ गंदे बर्तनों का बड़ा ढेर था। वह बर्तन मांज कर साफ सफाई करती है। इतने में रूबी उसके नन्हे हाथों को कपड़ों के ढेर से भर देती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। सौतेली माँ के डर में उसे दिन रात नौकरों की तरह नाचना पड़ता था। चंचल अब 17 साल की हो चुकी थी। उसका पैर आज भी वैसा ही है। माँ, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे राजकुमार, ये ले जा, ऐश कर। पैसे लेकर प्रिंस वहां से चला जाता है। चंचल भी बड़ी हिम्मत करके अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे भी थोड़े पैसे दे दीजिए। मेरे सारे कपड़े फटे पुराने हो गए हैं। तेरे लिए मेरे पास एक खोटा सिक्का भी नहीं। चल भाग यहाँ से। अपनी सौतेली माँ की बेरुखी देखकर चंचल अपनी माँ को याद करती हुई रोते रोते सो जाती है। जिस पल वह खुद को सपने में पाती है, चंचल मेरी बच्ची, माँ तुम कहाँ चली गई थी? सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, मुझे ले चलो माँ। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें ले जाने नहीं बल्कि कुछ देने आई हूँ। मेरी संदूक में एक जादुई चप्पल है जो तुम्हें इस दुख के भंवर से दूर ले जाएगा। अचानक चंचल की आंख खुलती है और वह झट से अपनी माँ की संदूक खोलती है, जिसके अंदर एक चमचमाती हुई चप्पल थी। वह उस चप्पल को पहनकर अपने पैरों के ठीक हो जाने की ख्वाहिश करती है।
काश कि इस जादुई चप्पल को पहनने के बाद मेरे पैर ठीक हो जाते। इसके साथ ही जादुई चप्पल से एक सोने की रोशनी इठलाती हुई चंचल को घेर लेती है, जिसके बाद उसके पांव पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। ये तो सच में जादुई चप्पल है। ए जादुई चप्पल, मेरे पास भी एक अच्छे कपड़े नहीं है, क्या तुम मुझे कपड़े दे सकते हो? इसके इतना बोलते ही जादुई चप्पलों से अलग अलग रंगों के कपड़े बरसने लगते हैं। जब ये बात चंचल अपनी माँ को बताती है तो रूबी उसकी हंसी उड़ाते हुए कहती है, आहा, क्या कहा? ये जादुई चप्पल है? लगता है तेरा दिमाग घुटनों में चला गया है। माँ को झूठ मूठ की पट्टी पढ़ाती है। चल निकल बाहर, वरना तेरी चप्पल तेरे सर पर पड़ेगी। रूबी चंचल की बात पर यकीन नहीं करती, साथ ही उसे घर से निकाल देती है। चंचल अपनी जादुई चप्पल के साथ नए ठिकाने की ओर निकल जाती है, जो एक बुढ़िया फुटपाथ पर बैठी भीख मांग रही होती है। मदद करो, इस गरीब बुढ़िया की मदद करो। बेटी कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूखी हूँ, लाचार हूँ। मगर मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ अम्मा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। चंचल के ऐसा कहते ही उसकी जादुई चप्पल से आवाज आती है, चंचल, तुम मेरा इस्तेमाल करके उसकी मदद करो। ठीक है मेरे जादुई चप्पल, तुम मेरी मदद करो ताकि मैं इनकी मदद कर सकूं। उसके ऐसा कहते ही जादुई चप्पल में से खूब सारे सोने के सिक्कों की ढेर लग जाती है। उन सिक्कों की खनखनाहट से सो रहे सभी भिखारियों के टूटे मन एक उम्मीद से भर जाते हैं। ये लो अम्मा, ये सारे सोने के सिक्के आपस में बांट लो। जुग जुग जियो मेरी बेटी, भगवान तुम्हारी जिंदगी को खुशियों के रंग से भर दे। इसके बाद चंचल अपनी जादुई चप्पल से कई गरीब राहगीरों की मदद करती है और कुछ दूर आकर एक सुंदर सा घर खरीद कर रहने लगती है। वहीं दूसरी ओर रूबी का बिगड़ैल बेटा प्रिंस उसे धक्के मारकर घर से निकाल फेंकता है और रूबी दर दर की ठोकर खाती हुई भूख प्यास के मारे भिखारिन बनकर घर पर भीख मांगती हुई आखिरकार चंचल की चौखट पर आ पहुंचती है। दया करो, इस गरीब को कुछ खाने को दे दो बेटी। माँ, ये क्या हालत बना ली है तुमने? अपनी सौतेली माँ को भिखारी के भेष में देखकर चंचल की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह रूबी को घर में बिठाकर उसे खाना खिलाती है। अपनी सौतेली बेटी को खुद की इतनी फिक्र करता देखकर रूबी फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, तूने मुझे हमेशा माँ कहा मगर मैंने तुझे ठुकरा दिया, कभी तुझे बेटी नहीं माना। जिस बेटे पर मैं जान छिड़कती थी उसने मेरे दिए लाड प्यार के बदले लात मार कर निकाल फेंका। मुझे जाने दे, मैं तेरे प्यार तेरी वफा के लायक नहीं। ऐसा मत कहो माँ, जो हो गया उसे भुला दो। ये सब उस जादुई चप्पल से है जो मुझे माँ से मिला था। चंचल अपनी सौतेली माँ को जादुई चप्पल के मिलने से लेकर उसके जादू करने की बात भी बताते हुए उसे जादू दिखाती है। ऐ मेरे जादुई चप्पल, इस पर अपने अंदर से चमचमाते सोने के सिक्के बरसाओ। इतना कहते ही जादुई चप्पल अपने अंदर से खूब सारे सोने के सिक्के निकालने लगते हैं, जिसे देखकर अब रूबी को भी जादूगरी पर यकीन हो जाता है। जिसके बाद वह अपने मन के अंदर घुले सौतेलेपन को पूरी तरह मिटाकर चंचल को अपनी सगी बेटी से बढ़कर प्यार करने लगती है। वहीं चंचल ने आज भी जादुई चप्पल से जरूरतमंद लोगों की मदद करना छोड़ा नहीं। वह आज भी लाचार लोगों की मदद करती है। रिद्धिमा रसोई में चाय बना रही होती है तो वहीं उसकी सास कालिंदी सोफे पर बैठी हुई अपनी बहू पर कुरकुरा रही थी। अरे कहाँ रह गई बहू रानी, आज की तारीख में तेरी चाय बनेगी कि नहीं? ये आजकल की बहू तो अपनी मर्जी की मालिक हो गई हैं। अपनी सास को फुसफुसाता देखकर रिद्धिमा फटाफट से चाय लेकर बाहर आती है। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। इस पर कालिंदी अपने बहुत गुस्से से आंखें तरेरती हुई बेचारी बहू को बेमतलब फटकार लगाती है। अरे तेल लेने गई तेरी चाय, क्यों री कामचोर बहू, तेरे कदम क्या किचन में जाने के बाद जम जाते हैं? जो 5 मिनट की चाय बनाने में घंटा भर का समय खर्च करती है। अरे जब इन दिनों में ये हाल है तो परसों होली के दिन पर रात भर के पकवान बनाने में कहीं तू रात ही ना बिता दे। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाकर मेरी बेटी को चाय दे के आ। पता है ना सुबह की चाय पिए बिना मेरी बच्ची चिड़चिड़ी हो जाती है। जी माँ जी, जाती हूँ। अपनी सास का बहू और बेटी में ऐसा भेदभाव देखकर बेचारी बहू की आंख भर जाती है। बावजूद इसके रिद्धिमा इस बात को नजरअंदाज करके अपनी ननद के लिए चाय ले आती है। न्यासा, जल्दी से उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ। अपनी भाभी के हाथों में सिर्फ चाय के कप देखकर न्यासा आनाकानी करती हुई बोलती है। ओह गॉड भाभी, आप सचमुच इतनी भुलक्कड़ है ना, ये जानबूझकर ऐसा करती हैं। मगर मैंने क्या किया न्यासा?
अपनी भाभी के पूछने पर न्यासा उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, ओ प्लीज भाभी, ये भोलेपन का नाटक मेरे सामने मत कीजिए। माँ कहाँ हो आप, जल्दी यहाँ आओ। अरे अरे क्या हुआ मेरी बच्ची, यूं सुबह सुबह चिल्लाकर क्यों अपनी ब्यूटी बिगाड़ रही है? देखो ना माँ, भाभी मेरे लिए आज फिर सूखी चाय लेकर आई है, जबकि भाभी को पता है कि उनकी ननद मूडी और फूडी है। क्यों री बहू, अरे कैसी भाभी है तू जो अपनी ननद के नखरे भी नहीं उठा सकती? इस तरह एक बार फिर सास अपनी बेटी का पक्ष लेते हुए बहू को दोष देती है। कुछ देर बाद, रिद्धिमा बहू, रसोई का काम खत्म हो जाए तो आज से ही घर की साफ सफाई शुरू कर देना, क्योंकि होली में बस आज और कल का दिन ही बचा है। मगर माँ जी, इतने बड़े घर की सफाई मैं अकेले कैसे करूंगी? माँ जी, न्यासा अगर तुम मेरा हाथ बटा दोगी तो सफाई निपट जाएगी। न्यासा घर के क्लीनिंग का काम करे? नो वे भाभी, ऑलरेडी होली की प्लानिंग को लेकर मैं बिजी हूँ। तू चिंता ना कर मेरी बिटिया, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और बहू, होली की सफाई ही तो करनी है, कोई पहाड़ थोड़ी तोड़ना है। सास की इस दोहरी सोच के बाद बेचारी बहू बोलती भी क्या, क्योंकि सास में माँ की झलक जो नहीं थी। तो बस सास की झड़प रसोई की जिम्मेदारी पूरी करने के बाद रिद्धिमा सारा दिन लगकर ससुराल की सफाई करती रही। इसी बीच रात हो गई, तभी पति और ससुर दफ्तर से घर आए। अरे तू अकेले क्यों घर का काम काज कर रही है बहू? अरे ननद भाभी मिलकर कर लेती। वो ससुर जी, न्यासा अपने कमरे में है। दिन भर काम करके थककर चूर हुई बहू में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खाना बना सके, मगर हर हाल में बहू का फर्ज तो निभाना ही था। अगले दिन होलिका दहन का दिन दस्तक देता है। माँ देखो ना, मीशो पर होली का बम्पर धमाका छाया हुआ है। मुझे होली पर ये ड्रेस चाहिए, मैं ये मंगा लूं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बेटी, तुझे जो कपड़े झुमके वाली पसंद आए तो ऑर्डर कर दे। ओ माँ, अब कितनी अच्छी हैं। बहू, जल्दी से होली के सामान का लिस्ट बना ले। लिस्ट लेकर दोनों सास बहू बाजार जाती हैं, जहाँ ठेले रंगों से ठकम ठेल भरे हुए थे, तो वहीं मिठाई से लेकर सब्जी की दुकान पर भी बड़ी भीड़ घिरी थी। तभी एक साड़ी के शोरूम के आगे से गुजरते वक्त बहू की मायके में खरीदारी करने की खोई हुई आदत जाग उठती है। सासू माँ, देखिए ना वो साड़ी कितनी सुंदर है, मुझे होली के लिए वो साड़ी खरीद दीजिए। अरे बहू, बावली हो गई है क्या? एक फाक के पीछे क्यों इतने महंगे साड़ी पर पैसे फूकना? और वैसे भी तुझे कौन सा बाहर घूमकर होली खेलना है, घर में रहना है। चल अब। सास की कंजूसी देखकर बहू का दिल छोटा हो जाता है। अगले दिन होली का त्योहार आता है। चारों ओर होली की होड़ मची हुई थी, मगर रिद्धिमा सुबह से ही रसोई में खाना बनाने में लगी हुई थी। सुन बहू, ये खाने की लिस्ट है जो तुझे आज होली पर बनाना है। गुजिया, मालपुए, पकौड़े, पूरी भाजी और सबसे पहले भोग का शीरा बना देना। अरे भाग्यवान बेचारी बहू इतना सब अकेले कैसे बनाएगी? ऐसे तो वो सारा दिन खाना बनाने में ही लगी रहेगी, तो होली कब खेलेगी? अरे ये क्या करेगी होली खेलकर? हाँ, जितनी होली होनी थी मायके में खेल ली, अब बहू का फर्ज निभाने की बारी है। ये सुनकर होली को लेकर बहू के मन में भरे ख्वाब टूट जाते हैं और उसकी आंखों के सामने मायके की होली की सुनहरी यादें झांकने लगती हैं। रिद्धिमा, चल उठ जा बेटी। अभी नहीं माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना। अरे अब और कितनी देर सोएगी लाडो रानी, 10 बज चुके हैं। वहाँ पूरे मोहल्ले में होली की होड़ मची हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि नींद के चक्कर में होली खेलने का मौका तेरे हाथ से छूट जाए। अपनी माँ की बात सुनकर रिद्धिमा उठकर टशन से कहती है, बिल्कुल भी नहीं माँ, रिद्धिमा के बिना होली का रंग जमा है क्या? मैं तो चली होली खेलने। ऐसा कहकर रिद्धिमा टेबल पर रखे रंग गुलाल के पैकेट लेकर गली में होली खेलने चली जाती है। लो, फिर से शुरू हो गई इसकी फाग। रिद्धिमा, कभी तो रसोई में अपनी माँ का हाथ बटा दिया कर। हाजी, तुम भी ना, क्यों उसके खुशियों के रंग में खलल डाल रही हो? मेरी बेटी को होली खेलने दो। जा रिद्धिमा, और हाँ, तेरे कमरे के कबर्ड में होली के नए कपड़े रखे, आज फाग पर वही पहनना, बहुत सुंदर लगेगा। माँ, आप मेरे बिन गए मेरा सब कुछ कैसे समझ जाती हैं? क्योंकि मैं माँ हूँ तेरी रिद्धिमा, और माँ हर हालत में अपने बच्चों की खुशी चाहती है। क्या पता तुझे कैसा ससुराल मिले, वहाँ कहीं जिम्मेदारियों का बोझ तुझसे ये रंग छीन ना ले। ओहो माँ, तब के तब देखेंगे, फिलहाल तो होली खेलते हैं। हैप्पी होली माँ।
इस तरह एक तरफ बहू के मायके की होली खुशियों के रंग से भरी होती थी, वहीं ससुराल में होली भी सब बेरंग थी। माँ ने सच कहा था, बहू के लिए ससुराल मायका नहीं बन पाता, इसलिए आज होली होते हुए भी मैं जिम्मेदारियों में उलझी हुई हूँ। आई मिस्ड यू माँ। हैप्पी होली रिदिमा। प्लीज मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना दो, वो मेरे कुछ दोस्त आए हैं। जी ठीक है। प्रेम को किचन में पाकर न्यासा वहां से उल्टे पांव बाहर आकर भाभी के खिलाफ अपनी माँ कालिंदी के कान भरने लगती है। अरे क्या हो गया न्यासा, तेरा मुंह क्यों सूजा हुआ है? क्या बताऊं माँ, भाभी ने तो बेशर्मी की हद मचा रखी है। रसोई में ही भैया के साथ रोमांस करी। ये नहीं कि होली है पहले पकवान बना दें। ये सुनकर कालिंदी एक बार फिर बहू को 4 बातें सुनाकर अपनी बेटी के साथ होली खेलने में मगन होकर ठंडाई पीकर लोट पोट होते हुए हॉल में ही उल्टी कर देती है। तभी न्यासा उसे खुद से दूर धकेल देती है। क्या माँ, दूर हटो मुझसे, सारी होली की बैंड बजा दी। माँ जी आप ठीक तो हैं? प्रेम जी प्लीज यहाँ आइए। क्या हुआ रिदिमा? शायद माँ जी ने होली के होड़ में भांग पी ली है, मैं नींबू पानी लाती हूँ। माँ जी को कमरे में ले चलिए। रिदिमा अपनी सास की उल्टी साफ करके नींबू पानी पिलाकर सास को होश में आने तक उसका सिर सहलाती है। तभी देर शाम कालिंदी होश में आती है। माँ जी अब कैसा लग रहा है आपको? अरे मुझे क्या हुआ था? माँ आपने ठंडाई पी ली, आप बिल्कुल होश में नहीं थी। अरे सिर्फ इतना ही नहीं भाग्यवान, जानती हो जिस बेटी पर तुम जान न्यौछावर करती हो, तुमने जरा सी उल्टी क्या की, उसने तुम्हें खुद से दूर धकेल दिया और होली खेलने में बिजी थी। मगर बहू तब से तुम्हारे पास बैठी है, उसने बिना घिन किए तुम्हारी उल्टी तक साफ की। सच सुनकर सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पछताते हुए बोलती है। बहू अपनी सास को माफ कर दे। मैंने अपनी बेटी की होली की हर फरमाइश तो पूरी की, मगर तेरी होली के अरमानों को समझा नहीं। जाने दीजिए माँ जी, होली तो हर साल आती है, आप ठीक हैं, बस यही बहुत है। तो फिर आज इस गुलाल के रंग से सारे गिले शिकवे मिटाकर एक नई शुरुआत करते हैं। इस तरह आखिर में सास बहू अपने मन की खटास मिटाकर एक दूसरे को गुलाल से होली खेलती हैं। साथ ही न्यासा भी अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगकर रिदिमा को रंग लगाती है। आखिरकार खटपट से शुरू हुआ होली का त्योहार खुशी के साथ खत्म होता है।